हेलो एवरीवन। मैं हूं अरूप दत्ता और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल जो असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के साथ जिसका टाइटल है ऑन टेंटर हुक्स। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। टेंटर हुक्स का मतलब होता है सबको टेंशन ऑन और जो अनसर्टिनिटी में होता है उसमें रखना, यानी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इस तरह का परिस्थिति में रखने को टेंटर हुक्स कहा जाता है। तो ये जो एडिटोरियल आपको दिख रहा है ये अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच चल रहे पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन के बारे में है। इसका मेन पॉइंट यह है कि पूरी दुनिया अभी भी अनसर्टेनिटी और टेंशन, जिसको टेंटर हुक्स कहा गया है, उसमें है, क्योंकि शांति की जो बातचीत चलने के बावजूद भी बार बार फाइटिंग शुरू हो जा रही है, जो काफी चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान दोनों ही पूरी दुनिया को अनसर्टेनिटी में रख रहे हैं या रखना चाहते हैं। एक तरफ दोनों कंट्रीज पीस एग्रीमेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री अटैक्स भी जारी है। इसी बीच इसराइल भी अपनी मिलिट्री एक्शन से सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। इसीलिए दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि वार खत्म होने वाली है या फिर और बढ़ने वाली है। अब ये जो एडिटोरियल है ये हमें याद दिलाती है कि 17 जून को पाकिस्तान की मध्यस्थता मीडिएशन या मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच निगोसिएशंस हुई थी, और अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन को लीड किया गया था जेडी वांस द्वारा, जो उस समय में यूएस वाइस प्रेसिडेंट थे। और ईरान की तरफ से अगर डेलीगेशन की बात करें तो उसको लीड किया था मोहम्मद बागेर गलीबाफ, जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं। इन निगोसिएशन जो हुआ उसके बाद दोनों देशों ने एक एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी एक साइन किया। अब उसमें उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ था, अगर ये भी यहाँ पे बोला गया है। तो एमओयू जो साइन हुआ था उसमें बोला गया कि अगले 60 डेज के अंदर एक परमानेंट पीस एग्रीमेंट का रोड मैप पूरा तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही फाइटिंग को खत्म करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। कॉमर्शियल शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफली गुजरने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये हम जानते हैं कि ये जो वाटरवे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट में से एक है। लेकिन ये एडिटोरियल कहता है कि सिर्फ दोनों 2 हफ्तों के अंदर ही इस सिचुएशन में फिर से खराबी आ गया है, हमें जो देखने को मिल रहा है। अब ईरान का एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक शिप पर अटैक कर दिया। अमेरिका ने भी उसका रिस्पॉन्स किया। यूएस ने जवाबी कार्रवाई में ईरान पर मिसाइल अटैक्स किए। इससे फिर से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया। अब सिचुएशन और भी सीरियस तब हो गई जब लेबनान ने इसराइल पर आरोप लगाया कि उसने पीस एग्रीमेंट का वायलेशन किया, और लेबनान के हिसाब से इसराइल ने साउदर्न लेबनान में फिर से डेडली अटैक्स किए। ये पीस प्रोसेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक माना गया है। अब यहाँ पे एक और एंगल की बात करते हैं, बहरीन और कुवैत का जो आरोप है। तो कुवैत ने भी तेहरान पर टारगेटिंग का आरोप लगाया। एक कतार के सिटीजन की शिप पर मौत भी हुई। इससे कन्फ्लिक्ट और भी रीजनल लेवल पर फैलता हुआ क्लियरली दिख रहा है। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर ईरान अटैक्स बंद नहीं करता तो अमेरिका और भी ज्यादा पावरफुल मिलिट्री एक्शन करेगा। उन्होंने कहा कि फ्यूचर अटैक्स पहले से भी ज्यादा भयंकर होंगे। ईरान ने भी इक्वली स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ईरान ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ सीज़फायर वायलेशंस हुए या लेबनान के खिलाफ अटैक्स कंटिन्यू रहे तो ईरान सारी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को रोक देगा, यानी पीस टॉक्स कंप्लीटली बंद हो सकती है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में भी एडिटोरियल में कहा गया है कि दोनों तरफ की बार बार धमकियों ने पीस एग्रीमेंट को बहुत वीक बना दिया है। इसका सीधा असर दुनिया भर पड़ सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट ऑयल मार्केट में इसका दिखा। एमओयू साइन होने के बाद ऑयल प्राइसेस कम हो गई थी शुरू में, लेकिन जैसे ही फाइटिंग दोबारा शुरू हुई तो ऑयल प्राइसेस जो है वो फिर से बढ़ने लगी। ये इसीलिए हुआ क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, वहां से गुजरता है। अब एडिटोरियल के हिसाब से लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेरिकन ऑफिशियल्स ने बताया है कि अमेरिका और ईरान दोबारा दोहा में मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर भी है। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव पीस नेगोशिएशंस को कंटिन्यू करना है। इस खबर से एक बार फिर दुनिया को उम्मीद मिली है कि शायद वार खत्म हो सके। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नेचर काफी अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है, हम लोग सब जानते हैं। दूसरी तरफ ईरानियन रेजिम पर भी पूरी तरह ट्रस्ट करना मुश्किल माना जाता है। इसी वजह से निगोशिएशंस में बार बार प्रोग्रेस और सेटबैक आना एक्सपेक्टेड था। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले ही अंदाजा होना चाहिए था कि पीस प्रोसेस इतनी आसान नहीं होने वाली। और अगर हम एडिटोरियल में इसमें ध्यान से देखें तो हमें कुछ और बातें समझ में आती है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री और सेफ शिपिंग जो बात है उसका प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ईरान पर लार्ज इंटरनेशनल सैंक्शंस को हटाना पड़ेगा इसके चलते। जो अनरिजॉल्व इशू थे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद करना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब रीजनल सिक्योरिटी और सीजफायर को परमानेंटली मेंटेन करना होगा। अब एडिटोरियल कहता है कि ये सब इश्यूज बहुत डिफिकल्ट है और इनका सोल्यूशन जल्दी निकालना आसान नहीं है। तो इसमें एक मैसेज है कि दुनिया अभी भी ऑन टेंटर हुक्स, यानी कि लगातार टेंशन और अनसर्टेनिटी में है। तो इसीलिए पीस एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी हम देखते हैं कि बार बार मिलिट्री अटैक्स, काउंटर अटैक्स, डिप्लोमेटिक वार्निंग्स, ये सब चीज़ें चलता जा रहा है, जो कि दुनिया को कहीं ना कहीं एक मुश्किल स्पॉट में डाल सकता है। अब दूसरे स्टोरी की तरफ हम मूव करते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर ये है। तो इसमें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस एडिटोरियल का जो मेन कंसर्न है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में
जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग यानी कि नशीली जो पदार्थ होती है उसकी इलीगल स्मगलिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ और यूथ के फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र हुआ है, तो गोल्डन ट्रायंगल एक्चुअली है क्या? सबसे पहले हमें गोल्डन ट्रायंगल को समझना होगा। गोल्डन ट्रायंगल के मान सकते हो कि एक जियोग्राफिकल रीजन है जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की बाउंड्रीज मिलती है। ये एरिया दुनिया के सबसे बड़े ओपियम यानी कि अफीम और उससे बनने वाली ड्रग्स जैसे हेरोइन की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी समय से जाना जाता है। अब गोल्डन क्रेसेंट का भी जिक्र यहाँ पे हुआ है, तो गोल्डन क्रेसेंट एक्चुअली क्या है? दूसरी तरफ गोल्डन क्रेसेंट नाम का एक और रीजन है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। पहले दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेरोइन और ओपियम इसी रीजन से आता था। अब क्या बदला है? एडिटोरियल की अगर माने तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर एनसीबी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से अब सिचुएशन बदल गई है। अफगानिस्तान में ओपियम कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में ड्रग्स की सप्लाई कम हो गई। लेकिन इसी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए गोल्डन ट्रायंगल, खासकर म्यांमार ने ओपियम की खेती बहुत तेज़ी से बढ़ा दी। इसीलिए आज के समय में गोल्डन ट्रायंगल इंडिया के लिए सबसे बड़ा ड्रग थ्रेट बन चुका है और उसने गोल्डन क्रेसेंट को भी पीछे छोड़ दिया है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर इसका क्या असर हो सकता है या हुआ है? तो एडिटोरियल हमें बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए गोल्डन ट्रायंगल का खतरा कोई नई बात नहीं है। म्यांमार की बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ लगती है, हम सब जानते हैं। जब म्यांमार में ड्रग्स का प्रोडक्शन बढ़ा तब सस्ती हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा मात्रा में आने लगी। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने वाला एरिया नहीं रहा, बल्कि ड्रग स्टोरेज मतलब जहाँ पे रखा जा सकता है, और ट्रांजिट हब भी बन गया। ट्रांजिट हब का मतलब है कि ड्रग्स यहाँ से गुजरकर इंडिया के दूसरे जो स्टेट्स होते हैं और या दूसरे देश तक पहुँचाई जाती है। अब एनसीबी रिपोर्ट की अगर हम माने, एनसीबी रिपोर्ट 2025 ये क्या कहती है? एनसीबी रिपोर्ट 2025 के हिसाब से गोल्डन क्रेसेंट में प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल ने इसकी जगह ले ली। इसीलिए इंडिया की ईस्टर्न और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर सबसे वल्नरेबल यानी सबसे ज़्यादा खतरे में आ गए हैं। और अगर आसाम की सिचुएशन की बात करें तो आसाम नॉर्थ ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिकिंग रूट बनकर उभरा है। 2025 में आसाम से 371 केजी ओपीएम सीज की गई। ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक थी, जो कि काफ़ी हमारे लिए चिंता की बात है। इसके अलावा भी 1 केजी कोकीन भी रिकवर हुआ। ये सब दिखाता है कि असम में अलग अलग ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। अब एडिटोरियल एनफोर्समेंट एजेंसीज पर क्या सवाल उठाता है, अगर हम इसको अच्छे से देखें तो एडिटोरियल कहता है कि पुलिस और एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कई ड्रग्स सीज तो किए हैं, लेकिन सिर्फ ड्रग्स पकड़ लेना काफ़ी नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ना, जो अभी तक इफेक्टिवली नहीं हो पाया है। और इंडिया म्यांमार बॉर्डर की प्रॉब्लम का भी जिक्र है यहाँ पे कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर अभी काफ़ी पोरस का मतलब होता है आसानी से पार की जा सकने वाली काफ़ी बॉर्डर है वो। इसी वजह से स्मगलर्स आसानी से ड्रग्स को बॉर्डर के पार ले जा पाते हैं। ये बॉर्डर सिक्योरिटी की कमजोरी को दिखाता है। हालांकि किंग पिन्स के खिलाफ एक्शन की कमी, एडिटोरियल में ये भी कहा गया है कि ड्रग्स कार्टल्स के बड़े लीडर्स या किंग पिन्स को अरेस्ट और कन्विक्ट करने में एजेंसीज सक्सेसफुल नहीं रही है। जब तक असली मास्टरमाइंड्स को पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक ड्रग ट्रैफिकिंग रुकना काफ़ी मुश्किल होगा। और ड्रग अब्यूज़ का बढ़ता हुआ संकट के बारे में भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। सिर्फ स्मगलिंग की बात नहीं करता ये एडिटोरियल, ये भी बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में अगर हम बात करें तो ड्रग अब्यूज़ बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। सबसे ज़्यादा नुकसान यंग जनरेशन को हो रहा है। बहुत से युवा नशा की लत का शिकार बन रहे हैं। अब सिर्फ इसका एक सोल्यूशन काफ़ी नहीं होगा। एक मल्टी प्रोंग अप्रोच की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है कि ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ लगातार क्रैकडाउन होना चाहिए। और जो एनडीपीएस एक्ट है, यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट के बारे में बात किया गया है। एनडीपीएस एक्ट से जुड़े केसेस के लिए डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन बनने चाहिए। स्पेशल कोर्स होनी चाहिए जो एनडीपीएस केसेस को जल्दी सुने। और ड्रग्स एडिक्ट्स के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और ट्रीटमेंट की अच्छी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ड्रग ट्रैफिकिंग के मास्टरमाइंड्स को पकड़कर उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। और कन्विक्शन रेट भी यहाँ पे अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि एनडीपीएस केस में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का बात है। यानी कई केसेस में क्रिमिनल्स को कोर्ट से पनिशमेंट नहीं मिल पाती। इससे क्रिमिनल्स का हौसला और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल के बारे में बात करेंगे कि असम में ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी ड्रग जो ट्रैफिकर्स होते हैं उनके लिए और भी कठोर पनिशमेंट की बात वो लोग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पनिशमेंट से काम नहीं चलेगा। सबसे ज़रूरी सुझाव इस न्यूज़ में दिया गया है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर को कंप्लीटली सिक्योर बनाना पड़ेगा और जो बॉर्डर जो सर्विलेंस है और सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इससे क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग के इशू को डिप्लोमेटिक लेवल पर, जो डिप्लोमेटिक लेवल होता है उस पर भी ले जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों देश मिलकर काम करेंगे तभी इलीगल नार्कोटिक्स ट्रेड को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्लियर एक मैसेज है कि गोल्डन ट्रायंगल अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा ड्रग थ्रेट बन चुका है और इसका सबसे बड़ा असर नॉर्थ ईस्ट इंडिया खासकर असम पर दिख रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सिर्फ ड्रग सीज करना काफ़ी नहीं है। ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रग कार्टल्स के किंग पिन्स जो होते हैं उन पर सख्त एक्शन,
तेज जुडिशियल प्रोसेस, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स और इंडिया म्यांमार के बीच बेहतर कोऑपरेशन की। अगर इन सब मेजर्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए तभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग एब्यूज के इस गंभीर संकट से बचाया जा सकता है। तो आज के लिए यहाँ तक था आज के न्यूज़पेपर एडिटोरियल का एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अगला टॉपिक के साथ।